जितनी भी ईडियम्स करनी है, ऑल ओवर ईडियम्स करनी है, उस टोटल ईडियम्स के ऊपर 8 घंटे लगते हैं, जितनी भी हैं। और ईडियम्स का मीनिंग क्या होता है? मुहावरे। हिंदी के अंदर हम मुहावरे पढ़ लेते हैं। उसका जैसे एक का मीनिंग, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम्स, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं सारे एक एक नंबर के पेपर में आते हैं। ठीक है, सिनोनिम होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, और एंटोनिम होगा, और ईडियम्स होंगे। 4 नंबर आपके ये पढ़े हैं सिद्धि। तो ये सिर्फ सैटरडे तक की क्लास, ये सैटरडे के सिर्फ इसमें है, थोड़ा थोड़ा 10-20 ही है, ज़्यादा नहीं है। उसमें क्या है कि थ्योरिकल चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता कई बार, लेकिन ये है कि चलो पेपर में आएंगे तो पढ़ना जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। नहीं, आ तो कहीं से भी जाते हैं, लेकिन पेपर वाले ही हमने पिक करने होते हैं ना। जो पेपर में 5 साल के पेपर में आए हुए हैं, हमने जो 5 साल के पेपर में आए हुए हैं सिर्फ मैं वही पिक करके लाया, उसके अदर वाले कोई भी नहीं। बाकी वही है कि अब पेपर में कुछ भी आ सकता है, उसका तो कोई चांस नहीं है। लेकिन ये है कि 99% चांसेस यही होते हैं, जैसे मैंने आपको कल एक पैटर्न बताया था कि 5 साल के पेपर को पिक किया जाए, वही चीज़ होगी, मिलेगा वही। हाँ, ये है कि चलो उसका मीनिंग कैसे है, क्या चीज़ है, उसके ऊपर डिस्कस है थोड़ा सा। नहीं, सारे ही होते हैं, सारे ही होते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, अब तक 4 साल के अंदर जितने भी पेपर आए हैं उसमें 30 ईडियम्स आए हैं, वो 30 ईडियम्स लेकर आए। एस्टेट, HSSC, CGL लिख देता हूं। वो 2030 के बाद अप्रोक्सीमेट अगर कोई काम हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ 5 साल के पैटर्न को पिक किया जाता है। ये जो ईडियम्स आती हैं एस्टेट के अंदर, सीटेट, नेट, SSC, HSSC, रीट, CGL, ये मोस्ट ऑफ जो पेपर अपने चलते होते हैं, मोस्ट ऑफ पेपर से सारे ये नहीं। सीटी में तो आए, सीटी में तो आएगी आएगी। तो टोटल ये 15 नंबर के हैं, और टोटल आपकी जो इंग्लिश है वो 15 नंबर की है। ये मोस्ट ऑफ पेपर जो चलते होते, मोस्ट ऑफ एग्जाम जो चलते होते, उसके अंदर ये एक आधी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। अभी एक बार ये है, उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कस और, कि आपके टोटल 8 टॉपिक हैं, उसमें से जितने टॉपिक हो गए मैं यहाँ एक बार राइट कर देता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इतने टॉपिक हो चुके हैं आपके, एक सिर्फ और सिर्फ नरेशन और प्रीपोजिशन रह गए, तो वो नेक्स्ट वीक के अंदर वो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 25 या 26 तक मॉडल्स करवा दिए। मॉडल्स करवाए हैं? मॉडल्स नहीं करवाए आपको? एक मिनट, एक नहीं नहीं, मैं एक मैं टेंस हो गया, वॉइस हो गए, अग्रीमेंट हो गए, नहीं नहीं, मैं मुझे लगा शायद 1-2 टॉपिक वो दूसरी क्लास में हो गए। चलो मॉडल शुरू करते हैं फिर आज। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास एक, दो तरह के मॉडल्स पेपर में आते हैं, एक ये और एक ये, या दो तरह के मॉडल्स आपने पढ़े होंगे या आपको बताए गए होंगे आपके टीचर के थ्रू। एक MODAL, एक MODEL, दोनों अलग अलग हो गए। MODALS इसको क्या बोलते हैं? मोडाल्स। जैसे आपने अभी वर्ड बोला मोडाल्स, बट मोडाल्स नाम का पूरी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, पूरी इंग्लिश में नहीं। मोडाल्स, इट्स मॉडल्स, मॉडल्स। डाल्स क्या था एक्चुअली में? आपके जो होनहार टीचर थे वो जब भी क्लास में आए होंगे, कुछ अच्छी इंग्लिश को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है कि उस टाइम आपको मोडाल्स बोल दिया गया।
टॉपिक मोडाल्स में आपको रिप्रेजेंट किया गया हो, आपको बताया कि नहीं नहीं ये मॉडल होता है, ये मोडाल्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों स्पेलिंग के अंदर इसमें ए है और इसमें ई है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, ये वाला जो मॉडल है ये फिजिकल अपीयरेंस को इंप्लीमेंट करता है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम टच कर सकते हैं। और ये वाला जो मॉडल होता है ये फीलिंग्स, इमोशन और एक्सप्रेशन इनको शो करता है। फीलिंग्स को शो करता है, इमोशंस को शो करता है और एक्सप्रेशन को शो करता है। वो ये वाला मॉडल्स होता है। अब इसको मॉडल्स बोला जाता है और इसको मॉडल्स बोला जाता है। ये फिजिकल अपीयरेंस, जैसे साइंस के टीचर ने आपको बोला होगा कभी कि साइंस में एक मॉडल तैयार करके लाना। आजकल छोटे छोटे बच्चे एलकेजी, यूकेजी, सेकंड, थर्ड के अंदर मॉडल ही मॉडल बनाए जा रहे हैं, खुद भी बच्चे मॉडल होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब फिजिकल अपीयरिंग। या आपने देखा होगा इसके साथ एक MODELING, अगर इसके साथ ING लग गया तो यह क्या बन जाता है, मॉडलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडलिंग? मॉडलिंग क्या चीज होती है? लड़के भी करते हैं मॉडलिंग, मतलब कि रैंप वॉक करना, रैंप वॉक बोलते हैं ना, रैंपिंग करना या रैंप वॉक करना, वो मॉडलिंग कहलाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिजिकल अपीयरेंस में किसी चीज को पहन के दिखाया, इसीलिए ये मॉडल से मॉडलिंग बनते हैं। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में ये वाला मॉडल काम आता है और इमोशंस में ये वाला मॉडल। ये साइंस में पढ़ा जाता है ज्यादातर और ये इंग्लिश में पढ़ा जाता है। वो तो हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर। अब ये मॉडल्स, इसको मॉडल्स ही बोलिए, मॉडल्स नहीं बोलना। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, और एक होती है ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज वर्ब। वैसे इसको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज दोनों ही बोल लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, दो पार्ट बनाए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। और बी, बीन, बीइंग, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सब्जेक्ट के बाद जो यूज की जाती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन और बीन, ओके। और ऑक्सिलरीज वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, must, need, dare, कितनी होगी? एक और रहेगी, यूज टू। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ज्यादातर पेपर में सिर्फ और सिर्फ इनसे रिलेटेड सेंटेंस ही मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। मे का पास्ट है माइट, कैन का पास्ट है कुड, शैल का पास्ट है शुड, विल का पास्ट है वुड। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। और ought to, मस्ट, नीड, डेयर और यूज टू, इनके ऊपर काम करेंगे। ये टेंस के अंदर आते हैं, टेंस का टॉपिक हमारा हो चुका है। अगर टेंस के टॉपिक के रिगार्डिंग करें तो भी उसके अंदर आगे, हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग करें तो भी उसके अंदर आगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर भी जाता है। अब रहेगा ये वाला टॉपिक, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिए। अब इनका मीनिंग देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकता,
किसी काम को कर सकता है। कुड का मतलब होता है सका, में, शायद, माइट, शायद ही, लेस पॉसिबिलिटी, विल, गागेगी फ्यूचर, वुड, चाहूंगा, इच्छा, शैल, ऑफर, शुड, चाहिए, ought to, इसका मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट, इसका मतलब भी चाहिए होता है या जरूरी, नीड, जरूरत, यूज टू, किया करता था, एक और है क्या, डेयर, हिम्मत। ये मेन मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं पेपर के अंदर। सेंटेंस के रिगार्डिंग ऐसे बोला जाता है कि ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंस में इसका आंसर दे। ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज की स्पेलिंग भी थोड़ा देख लेना। ये हमारे मेन 13 ऑक्सिलरीज होती हैं या मॉडल्स होते हैं जो पेपर के अंदर ज्यादातर कंफर्म किए जाते हैं। इंग्लिश, ये इनका हिंदी में। यहां तक ओके हो गया? नोट कर लिया सबने? समझ आ गया पूरा अच्छे से? भाई इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अब इनको यूज करना कि इसको यूज कैसे किया जाता है। पेपर के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन में वो पुट कर सकता है। क्या? जैसे हमने यूज किया कैन का, यहां पे मैंने लिख दिया कैन। कैन का मतलब हम सकता की बात करते हैं, लेकिन ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, एबिलिटी, इनको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि एक कैन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, इनको रिप्रेजेंट करता है। अब कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता है। और कैपेसिटी, कैपेसिटी से रिलेटेड हो गया ना, कैपेसिटी कैपेसिटी से, ये दक्षता के लिए यूज किया जाता है। क्षमता और दक्षता दोनों सेम ही होती हैं, दोनों यूज किए जा रहे हैं। परमिशन मतलब कि आज्ञा, और एबिलिटी मतलब कि योग्यता। ये कैन का यूज हो गया, लेकिन एक कैन चार तरीके से यूज किया जा रहा है। मतलब कि है कैन, हमें पता लगेगा कैन ही उसकी जगह जो भी सेंटेंसेस आएंगे, लेकिन एक कैन का यूज चार तरीके से किया जा सकता है। अब पेपर के अंदर इस तरह से सेंटेंस आ गया, जैसे सपोज ही डैश रन 5 किलोमीटर एवरी डे। तो ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब पेपर के अंदर ये सेंटेंस आ गया, ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन आ गए। मतलब कभी कभार क्या होता है, ऑप्शन में ये चारों सेंटेंस भी ये वर्ड आ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग भी वो ये आंसर पुट कर सकते हैं। अगर उसने ऑप्शन में दे दिया कैन, मे, माइट, एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब इनमें से फिल करना है। अगर ऑप्शन के अंदर इनमें से कुछ आ गया तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये क्या कह रहा है? इनमें से कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, कैपेसिटी है।
कैपेसिटी जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स इंजन के लिए यूज की जाती है। इंजन किसके लिए? यस, यानी कि इंजन समझते हो, गाड़ी का इंजन, बाइक का इंजन, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जैसे आप बोल देते हैं, उसके लिए हम कैपेसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं। अब पीछे क्या बचा हमारे पास? तीन। परमिशन वाला सेंटेंस नहीं है, मतलब वो परमिशन नहीं ले रहा। इसका मतलब एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता। अभी एबिलिटी के ऊपर आएंगे वो क्या चीज है। तो इसका मतलब बचा क्या हमारे पास? तो आंसर इज कैन। आंसर तो कैन ही आएगा, वो अपने को पता है, लेकिन ये ऑप्शन भी पुट कर सकता है। इस तरह के सेंटेंस भी अपने से पुट किए जा सकते हैं। अब परमिशन, परमिशन का मतलब कि आज्ञा। आज्ञा मतलब क्या? आप परमिशन, कैन का मतलब परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है या परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है? लेने के लिए। हाँ जी, दोनों के लिए परमिशन। अब इसकी बात करते हैं। जो कैन है वो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, पहले इन दोनों को समझो। इनफॉर्मल क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल क्या होता है? नहीं, इनफॉर्मल और फॉर्मल इसका मीनिंग क्या? इनफॉर्मल मतलब जैसे फ्रेंड्स, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? वेरी गुड। इनफॉर्मल जो है वो नॉन वाले हैं। नॉन, फैमिली, फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इनफॉर्मल हो गए, यानी कि हम इनके साथ किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, ये चीज है। और फॉर्मल वो हो गए अननोन। अननोन हो गए एजेंसी, कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? फॉर्मल है। जब आप इनसे बात करोगे तो आपका लहजा कैसा होगा? जाके ऐसा तो नहीं कहोगे म्याऊ जी सरल सी बात है ना। तो यहां पे हम रिस्पेक्ट देंगे। अब रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जब सपोज मैं सामने खड़ा हूं और आप क्लास में आ रहे हो तो आप क्या पूछोगे? मे आई। मे आई। आपने ऐसे तो नहीं बोला कैन आई, नहीं ना। फिर यहां पे मैं परमिशन देने के लिए किसका यूज करूंगा? कैन का। यस, यू कैन। यानी कि फॉर्मल में जो परमिशन है वो देने के लिए कैन का यूज किया जा रहा है। और जब आप इनफॉर्मल तरीके में आ जाते हो, यहां पे एक दूसरे के लिए आप कैन यूज कर सकते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट इन द सेंस ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल में कैन भी चल जाता है, मे भी चल जाता है, लेकिन यहां पे आपको मे लगाना ही पड़ेगा। यहां पे आप कैन का यूज नहीं कर सकते। फॉर्मेलिटी के लिए आप मे लगाओगे, इन फॉर्मेलिटीज के लिए आप कैन लगा सकते हो। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे सपोज कैन आई टेक योर पेन। अब ये जो मैंने बात बोली है ये आप एक दूसरे पे इंप्लीमेंट करके देखिए। आप एक दूसरे के लिए कैन बोल सकते हो क्योंकि आप हम एज हो गए, एक दूसरे को नोन टू वाले हो गए। नोन टू का मतलब जानने वाले हो गए। तो यहां पर आप कैन भी लगा दोगे तो इट डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप मेरे से पेन मांग के देखिए, ऑटोमेटिकली वो बात आ जाएगी। जैसे कि आप रिस्पेक्ट में आ जाओगे तो वहां पर में आ जाएगा, ठीक है। और रिस्पेक्ट ना भी करोगे, गाली भी निकाल दोगे तो भी चल जाएगा ये है कैन और मे का सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो है परमिशन देना, आज्ञा देना, जो कैन है वो परमिशन, आज्ञा देने के लिए काम आता है इन दोनों तरीकों से। यहां पे अगर कैन यूज किया जा रहा है, किसी बड़े पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो बड़ा पर्सन आपको परमिशन दे रहा है। इसीलिए कैन में परमिशन जो यूज किया जा रहा है वो देने के लिए यूज किया जा रहा है, और लेने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। यहां तक ओके हुआ?
अब बात आती है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब कि योग्यता। एबिलिटी किस तरह से होती है? एबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है? योग्यता। मतलब ये किस चीज में काउंट की जाती है? मतलब जैसे आई कैन पास यूपीएससी एग्जाम, ये क्या चीज है? आई कैन पास यूपीएससी एग्जाम। जैसे अब यहां पे एबिलिटी जो है ये ब्रेन से रिलेटेड काम कर रहा है या माइंड से रिलेटेड काम कर रही है? ब्रेन से रिलेटेड काम कर रही है या माइंड से रिलेटेड काम कर रही है? एक ही है। कैसे? माइंड से रिलेटेड काम कर रही है और ब्रेन नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है एबिलिटी दो तरीके से हो गई। अगर ब्रेन का यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आप फिजिकल अपीयरेंस के अंदर काम कर रहे हो, और सिर्फ सोच का यूज हो रहा है तो इसका मतलब आप एक्सप्रेशंस फीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो। ब्रेन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तेरे को जाना पड़ेगा तेरे को स्पेशल जाना पड़ेगा न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन के डॉक्टर, ब्रेन का मतलब कि वो उसको टच कर सकते हैं। जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वेन्स के अकॉर्डिंग उसको टच कर सकते हो, और जब आप माइंड के डॉक्टर के पास जाते हो तो साइकोलॉजिस्ट, हम उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैसे वो भाई साइको हो गया, तो कहने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन से शो कर रहे हैं कि अच्छा ये तो पागल हो गया। हमें ये नहीं पता कि उसके ब्रेन, उसके माइंड के अंदर कोई इफेक्ट आया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको देखकर लग रहा है यार तू तो पागल हो गया, और उसके लिए हम साइको वर्ड यूज कर लेते हैं। ये ना भाई साइको, भाई ये साइको है। अब साइको का मतलब ये होगा कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है उसके पास लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम कई बार कहते हैं किसी काली माता आ गई, पीली माता आ गई, तो वो नॉर्मल सी बात है। और अगर 1% से उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो रिलीजन को या धर्म को नहीं देख रहा, वो डॉक्टर ये सोच रहे तो पागल हो गया, डॉक्टर उसको दवाई दे देगा कि अभी पागल हो गया, इसके कोई माता मुता नहीं आई ठीक है, इसको घर ले जाओ, ये चीज है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये चीजें देखते हैं। कोई कहता है कि मेरे पीर आ गया, कोई कैसे आ गया। देखो ठीक है, धर्म अपनी जगह मानते हैं, कोई मानता है उसके लिए अच्छा, कोई नहीं मानता उसके लिए भी अच्छा। सीधी वो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मेंटालिटी है। लेकिन उस तरह के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो साइकेट्रिक कहलाएगा, इस तरह के डॉक्टर के पास जाएंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर भी अलग अलग हो गए, और इसका मतलब जब डॉक्टर अलग अलग हो गए तो ये पार्ट भी अलग अलग हो गए, पार्ट भी अलग अलग हो गए तो उनका यूटिलाइजेशन भी अलग अलग हो गया। तो इसलिए ब्रेन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो वो हाउस में रहा, एबिलिटी के अंदर भी आ रहा है, और माइंड से रिलेटेड भी काम हो रहा है, वो भी एबिलिटी के अंदर आ रहा है। अब जब पेपर या आप मैथ का सम सोल्व या स्टडी इस तरह की कोई चीजें कर रहे हो तो वो माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि वो सोच है, और सोच कभी देखी या समझी नहीं जा सकती। इंटेलिजेंसी क्या है? इंटेलिजेंसी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ उसको फील किया जा सकता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीनेस, इस तरह की बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। इससे अब आइडिया मिल रहा है कि जो मॉडल्स हैं वो फील में काम कर सकते हैं। अब जैसे कोई 100 किलो वजन उठा सकता है, अब जो उसकी 100 किलो जो वजन उठा रहा है वो उसका कौन सा पार्ट काम कर रहा है? कौन सा पार्ट काम कर रहा है? 100 किलो वजन उठा रहा है, ब्रेन काम है ना। तो ऑटोमेटिकली फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ब्रेन से रिलेटेड काम हो रहा है, और मतलब और जब सोच के ऊपर काम हो रहा है तो माइंड से रिलेटेड काम हो रहा है। क्लियर? ओके, एनी डाउट? हाँ जी, ये लिख लिए। अब एक दो और कर लेते हैं, थोड़े इजी इजी जो सिंपल है। जैसे कि डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत। हिम्मत शो करता है, जैसे नॉर्मली आपने सेंटेंस सुन लिया होगा पेपर के, जो फिल्म के अंदर डायलॉग चलते हैं, हाउ डेयर यू, अब बोलते हैं हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, इस तरह से बोल देते हैं। तो हाउ डेयर यू, डेयर जो वो सिर्फ हिम्मत को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जब इस तरह के कोई सेंटेंस बनते हैं, हाउ डेयर यू टू टच मी, हैव यू डेयर टू गो इनटू हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस कौन सा होता है? भूतिया हवेली। नॉर्मली आप किसी की हिम्मत की बात करते हैं, तेरे में हिम्मत है तो वहां जा सकता है। हिम्मत के रिगार्डिंग जब बात करते हैं तो उसके लिए डेयर यूज करते हैं। ही हैज नॉट डेयर टू जंप फ्रॉम ही हैज नॉट डेयर टू जंप फ्रॉम द बिल्डिंग्स। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो बिल्डिंग से छलांग लगा सके। भाई जब हिम्मत की बात करेंगे तो हिम्मत के रिगार्डिंग डेयर का यूज किया जाता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो कि ज्यादातर यूज टू का मतलब होता है किया करता था, किया करता था लेकिन अब नहीं करता। किया करता था लेकिन अब नहीं करता। और पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को शो करना। कोई ऐसा काम जो आप बचपन में करते थे या अब नहीं करते। हाँ जी, यस। कोई ऐसा काम जो बचपन में करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे छोटे बच्चे जब परेशान करना, वो तो अब भी करते हैं। वो तो अभी करते हैं। हाँ, खिलौने से खेलना, या जो लड़के हुआ करते थे कांच की गोलियां खेला करते थे। हम जब बचपन में कांच की गोलियां, कंचे, या वो स्टप्पू, हाँ गीटे, या वो बैट बॉल खेलना, कोई भी गेम्स, कोई काम ऐसा जो बचपन में करते थे लेकिन अब नहीं करते। जब इस तरह की पास्ट की हैबिट को शो किया जाता है तो उसके लिए यूज टू का यूज किया जाता है। जैसे ही यूज टू प्ले मार्बल्स। मार्बल्स क्या होते हैं? मार्बल्स क्या होते हैं? कंचे, कांच की गोलियां। मार्बल्स दो तरीके से यूज किया जाता है। एक मार्बल होता है जो पत्थर पत्थर के लिए यूज कर लेते हैं। एक मार्बल्स कांच की गोलियां। जैसे आई यूज टू फ्लाई काइट, आई यूज टू फ्लाई काइट, मैं क्या किया करता था? पतंग उड़ाया करता था। लेकिन वो देखो नॉर्मल सी बात है, जब उम्र बीत गई तो सारी चीजें हाइड हो जाती हैं। कुछ बच्चे जैसे बचपन में नाक में उंगली मारा करते थे क्लास में बैठे बैठे, तो अक्सर अक्सर हो जाता है कोई। हाँ ये ठीक है। तो कोई काम ऐसे जो हम बचपन में करते थे लेकिन अब नहीं करते। चलिए एक सेंटेंस देता हूं। मेरे जहां मैं रहता था गांव में मेरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। मेरे गांव में मेरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। कुआं समझते हो? पानी वाला। तो मैं, मेरे गांव में मेरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। इसको ट्रांसलेट करो। गांव में मेरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। कुआं मतलब पानी निकालने वाला। तो ऐसे ही मैंने क्लास में बोल दिया तो बच्चे बच्चे कहते कुआं तो नहीं था जी, कुइयां बहुत थी। मैं कहा वो तो आज भी है।
हाँ जी बताइए। मेरे घर के सामने गांव में एक कुआं हुआ करता था। बनाओ। हाँ जी मैम बनाइए आप। ट्राई करो, गलत ही होगा फिर क्या होगा। ट्राई तो कीजिए। यस मैम बनाए। हाँ जी। There used to a well in front of my house. House in the village. मेरे घर के सामने गांव में एक कुआं हुआ करता था। जब इस तरह की कोई पास्ट की हैबिट को आप शो करते हो, उसके लिए यूज टू का यूज किया जाता है। और सेंटेंस के अंदर एक चीज और आपको टू लिखी मिल जाएगी फिलिंग द ब्लैंक से पहले, बस यूज लगा है। ये पहचान है उसकी, मतलब सेंटेंस आएगा तो यहां पे नहीं नहीं, उसमें ऑप्शन में नहीं आएगा ना। ऑप्शन ही उस तरीके से आएगा। अगर ओट से मिल जब सेंटेंस आएगा तो अपने पता चल जाएगा ओट कहाँ यूज हो। ठीक है, एक बार सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं। हाँ जी, यहां तक ओके हुआ, क्लियर हुआ, एनी डाउट? एक और कर लेते हैं, विल। वो तीनों अलग करवाएंगे। विल, विल फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है गा, गे और गी। जैसे फ्यूचर और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, वार्निंग। और थ्रेटन, धमकी देना। फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है फ्यूचर गा, गे, गी। हमने एक हमारे बचपन में एक फिल्म देखा करते थे, करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वो जो मदर हुआ करती थी बेचारी, हर फिल्मों में रोती रहती थी वो। हर फिल्म में उसका बेटा गायब हो जाता था। तो इस फिल्म में भी उसके करण अर्जुन गायब हो गए थे, तो वो अक्सर एक बात बोलती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो डिटरमाइंड थी, मतलब कंफर्म था। डिटरमाइन मतलब कि गा, गे, गी फ्यूचर की बात कर रही है। वैसे देखो फ्यूचर का कोई वो नहीं होता, मैं आपको वही एरोप्लेन की बात करें तो फ्यूचर एक डिसाइड नहीं किसी भी तरीके से, लेकिन ये है कि चलो जब तक जी रहे हैं तब तक डिसाइड है, ऐसे है। फ्यूचर वैसे प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। हाँ, फ्यूचर सेफ नहीं है, प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब हाँ भविष्यवाणी। जैसे भविष्यवाणी के लिए फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं, ऐसा होगा। इस तरह से फ्यूचर के लिए विल का यूज कर लेते हैं फ्यूचर में। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चित होकर कोई काम करना। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। और वार्निंग या थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। तो इन सब में धमकी देना। अब डिटरमाइंड है जैसे कि डेफिनेटली या वन डे आई विल गो टू अमेरिका। मतलब मैं डिटरमाइंड हूं, कंफर्म है कि अगर मेरा वीजा वगैरह लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कनाडा जरूर जाऊंगा, अमेरिका जरूर जाऊंगा, दुबई जरूर जाऊंगा। मतलब एक डिटरमाइंड होकर किसी काम को करना, उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। डिटरमाइंड होकर किसी काम को करना जो फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर काउंट होगी, या मतलब कि दृढ़ निश्चय किसी काम को करने के लिए यूज किया जाता है विल। और सेकंड प्रोमिस करना। प्रोमिस मतलब वादा करना, जैसे कि आई विल मैरी यू। करेंगे नहीं बट प्रोमिस कर लेते हैं। तो प्रॉमिस किया नॉर्मली एक दूसरे के साथ, ठीक है अभी मैं आपसे शादी करूंगा, करो ना करो बात की बात है। मैरी दो तरह से यूज किया जाता है, MARRY
MERRY क्या फर्क हो सकता है? मैरी क्रिसमस, बधाई देना। नीचे वाला चीयर्स के लिए यूज किया जाता है, बधाई देना MERRY, ऊपर वाला मैरी शादी के लिए। हम किसी जब शादी की सालगिरह आती है तो उस टाइम हम एक दूसरे को एक वर्ड बोलते हैं, क्या? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ऐसा ही होता है ना। बट ये रॉन्ग वर्ड है, वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, और आज तक एक वर्ड और चल पड़ा है, एक वर्ड और यूज किया जाता है, वेडलॉक, मतलब कि शादी के बंधन में बंधन, लॉक लगा देना, ताला लगा देना वेडलॉक। तो वेडिंग एनिवर्सरी, जब मैरिज एनिवर्सरी वर्ड बोल लेते हैं बट वो रॉन्ग होता है, वेडिंग एनिवर्सरी, या जब शादी के बंधन में बंधने वाले, शादी होने वाली है तो उसके लिए वेडलॉक। धमकी देना, वार्निंग, आई विल किल यू। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मारा नहीं बट धमकी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। धमकी देना, थ्रेटन देना, वार्निंग देना, उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है? विल का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए पेपर के अंदर ये तीनों आ गए और इनमें से कोई वर्ड आपसे पुट कर लिया तो आंखें बंद करके विल लगा देना, बात खत्म, आंसर। मतलब मॉडल्स एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट सारी उम्र आपके पेपर में आएंगे, और एक बार क्लियर हो गए तो परमानेंट क्लियर रहेंगे। ये चीज ही ऐसी है, मतलब कोई भी पेपर आ जाए किसी भी तरीके से, आप कहीं भी इधर उधर मॉडल देख लोगे ना तो आप समझोगे अच्छा इसके अंदर ये आएगा। ये होती है मॉडल्स। चलिए आज के लिए बहुत है।